हेलो बच्चों, आप लोगों ने लास्ट वीडियो में मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इक्वेटोरियल पोजीशन के बारे में पढ़ा था, टॉर्क पढ़ा था और कुछ सवाल भी देखे थे। आपने उन प्रॉब्लम्स को अच्छे से समझा होगा, तो आपको प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आई होगी और कुछ उसके साथ आपने अलग से प्रॉब्लम लगाई होंगी। इस वीडियो में मैं आपको गॉस थ्योरम पढ़ाने जा रहा हूँ। ये फिजिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बोर्ड के पेपर में कुछ ना कुछ इस चैप्टर से आता ही आता है। ये टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से है फिजिक्स का। तो इस चैप्टर में सबसे पहले एरिया वेक्टर के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। एरिया वेक्टर, एरिया ये सरफेस है, ये आपकी लेंथ है, ये आपकी ब्रेड्थ और ये आपका एरिया है। एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी। Area is a vector quantity whose direction perpendicular upward to the plane of the paper. Area is a vector quantity whose direction perpendicular upward to the plane of the paper. Area के ये फॉर्मूला हुआ L क्रॉस B, ये फॉर्मूला हुआ। सपोज करो एक 3 डायमेंशन फिगर ले लेते हैं हम। ये हमने 3 डायमेंशन फिगर ले ली। जैसे आपकी किताब होती है, बुक्स, कोई भी किताब आप देख लो इस टाइप से होती है 3 डायमेंशन में। अब इसका एरिया जो होगा इधर होगा, एरिया, इसका एरिया इधर होगा, इसका एरिया इधर होगा। एरिया हमेशा परपेंडिकुलर अपवर्ड टू द प्लेन ऑफ द पेपर। ये परपेंडिकुलर अपवर्ड, ये वेक्टर क्वांटिटी, कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। और इसका डायरेक्शन हमेशा अपवर्ड होता है, अपवर्ड, कभी भी डाउनवर्ड नहीं होता। और लेंथ L क्रॉस B, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट यूज किया गया है। क्रॉस प्रोडक्ट यूज करने का मतलब होता है एरिया वेक्टर क्वांटिटी है। तो बच्चों, अभी तक आप लोग सोचते होंगे कि एरिया निकालना होता है तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ कर लेते हैं। हमेशा अभी तक छोटी क्लास में ऐसे ही समझा था, लेकिन कभी भी उसके डायरेक्शन के बारे में बात नहीं करते। लेकिन एरिया एक्चुअली वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसका डायरेक्शन परपेंडिकुलर अपवर्ड टू द प्लेन ऑफ द पेपर होता है। अब बच्चों, नया टॉपिक हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जैसे मान लीजिए प्लेन है, एक प्लेन बना दिया। ये एरिया वेक्टर है, अभी आपको बताया एरिया हमेशा ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखाई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसके बीच का एंगल कितना हो गया? थीटा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस एरिया। मतलब स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस एरिया। तो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस एरिया। अगर सपोज कीजिए ये एक प्लेन है और ये दोनों पैरेलल होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं? एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल होता, तो हम लोग क्या कहते हैं? फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। ए डॉट बी का फॉर्मूला ए बी कॉस थीटा। इन केस ऑफ पैरेलल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू एरिया, फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस 0। कॉस 0 पैरेलल लाइंस है तो फॉर्मूला हो गया ई ए। अगर सपोज कीजिए ये आपका प्लेन है, एरिया आपका ऐसे है और इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी है, ये दोनों 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं, तो फाई बराबर ई ए कॉस 90
ई ए कॉस 90 वैल्यू 0, मतलब फ्लक्स की वैल्यू 0। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया के परपेंडिकुलर होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया के परपेंडिकुलर होगा तो फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी? 0। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस एरिया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स is a scalar quantity। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है इट रिप्रेजेंट ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो रिप्रेजेंट करेगा लेकिन डायरेक्शन नहीं होगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला आ गया फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला हो गया ई ए कॉस थीटा। अगर मान लीजिए सरफेस इंटीग्रल के बारे में बात करते हैं, सरफेस इंटीग्रल के बारे में हम लोग कोई बात करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखिए कैसे रिप्रेजेंट होता है। E इज इक्वल टू ई डी एस डॉट। इस सिंबल को कहते हैं सरफेस इंटीग्रेशन। ये आपको कुछ करना नहीं है, ये एक सिंबल है। सरफेस इंटीग्रेशन केवल एक सिंबल है। ई इलेक्ट्रिक फील्ड और ds स्मॉल सरफेस एरिया। मान लीजिए स्फीयर है, क्या है? स्फीयर। ये सेंटर हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब अपने ये एलिमेंट्री पार्ट ले लिया, इसे हम लोग बोलते हैं ds एलिमेंट्री पार्ट। अब ds एलिमेंट्री पार्ट हो गया, पार्ट ऑफ सरफेस एरिया और ई इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फॉर्मूला क्या आएगा? फाई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन ई डॉट ds। इसी फॉर्मूले को और हम लिख सकते हैं फाई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा। ई इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ds सरफेस इंटीग्रेशन और थीटा इनके बीच का एंगल हो गया। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी प्लेन से जाने वाली लाइंस है, नंबर ऑफ लाइंस है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है। फाई की वैल्यू होती है ई ए कॉस थीटा। ई ए कॉस थीटा ये स्केलर क्वांटिटी है, मतलब इसके अंदर कोई भी डायरेक्शन नहीं होता। ये स्केलर क्वांटिटी है, इसके अंदर कोई भी डायरेक्शन नहीं होता। अब बच्चों यूनिट क्या होती है इसकी? यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर्मूला क्या रहता है? फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। ये फॉर्मूला कहता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है न्यूटन पर कूलम, इसकी यूनिट होती है मीटर स्क्वायर और इसकी कोई होती नहीं। तो फॉर्मूला हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। फ्लक्स की यूनिट होगी। फ्लक्स की यूनिट बच्चों क्या है? ई ए कॉस थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट न्यूटन पर कूलम, एरिया की मीटर स्क्वायर, तो फ्लक्स की आ गई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो बच्चों आपने देखा इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस पासिंग थ्रू यूनिट सरफेस एरिया। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है? स्केलर प्रोडक्ट से है। कैसे है? स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट क्या था? फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, ई ए कॉस थीटा, ई डॉट ए, ई ए कॉस थीटा। फॉर्मूला ई ए कॉस थीटा। अगर इंटीग्रेशन देखेंगे तो ई डॉट डी एस, इंटीग्रेशन देखेंगे तो ई डॉट डी एस, सरफेस इंटीग्रेशन लगाया था ई डॉट डी एस। ds एलिमेंट्री पार्ट, छोटा सा पार्ट होता है, इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें पूरा पार्ट का एरिया मिल जाता है। तो फ्लक्स का फॉर्मूला हो गया सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट ds, यूनिट
न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। और ये कैसी क्वांटिटी है? कैसी क्वांटिटी बच्चों? स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। इसके पहले हमने एरिया पढ़ाया था। एरिया कैसी है? वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है? वेक्टर। लेकिन दोनों का डॉट प्रोडक्ट किया है और डॉट करते हैं तो क्या आता है? स्केलर क्वांटिटी। क्या आता है? स्केलर क्वांटिटी। अब बच्चों हम लोग गॉस थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं। गॉस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका स्टेटमेंट आपसे बच्चों पूछा जाता है और आपसे इसका प्रूफ पूछा जाता है। तो बोर्ड पे देखिए, मैंने आपको लिख के दिखाया है। इट स्टेट दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस is equal to 1 upon epsilon 0 times total charge enclosed in it। क्या स्टेटमेंट है? It state that the total electric flux through a closed surface is equal to 1 upon epsilon 0 times total charge enclosed in it। मतलब E डॉट डी एस, इसका इंटीग्रेशन क्या? सरफेस इंटीग्रल। ये होता है Q अपॉन एप्सिलॉन जीरो। सिग्मा Q का मतलब होता है टोटल चार्ज इंक्लोज्ड इन इट। फिर से स्टेटमेंट देखो। इट स्टेट दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स through a closed surface is equal to 1 upon epsilon 0 times total charge enclosed in it। इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि फ्लक्स केवल चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है। फ्लक्स केवल चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर किसी बॉडी में चार्ज की वैल्यू को बदलोगे तो फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी? चेंज होती जाएगी। अब इसका हम प्रूफ करा रहे हैं थ्योरम का। प्रूफ देखो, एक हमने स्फीयर कंसीडर किया। क्या ले लिया? स्फीयर। और उसके ऊपर एक एलिमेंट्री पार्ट लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड ई है प्लस क्यू चार्ज प्लेस्ड है आर डिस्टेंस पे। ये हमारा सेंटर है। सरफेस एरिया ds हो गया। सरफेस एरिया होता है थीटा एंगल पे हो या पैरेलल हो, थीटा डिग्री पे इंक्लाइंड हो या पैरेलल। इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया पैरेलल भी होती है और थीटा डिग्री पे भी इंक्लाइंड होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर। स्फीयर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। इन वेक्टर फॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर इनटू यूनिट वेक्टर। मैंने आपको पिछले लेक्चरों में भी बताया है कि मैग्नीट्यूड को वेक्टर के फॉर्म में लाने के लिए यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। मैग्नीट्यूड को वेक्टर के फॉर्म में लाने से यूनिट वेक्टर के मल्टीप्लाई करते हैं। आर नॉट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। सो द सरफेस इंटीग्रेशन of electric field phi बराबर E डॉट ds। E की वैल्यू कितनी हुई? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। E की वैल्यू कितनी? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर यूनिट वेक्टर डॉट ds। ये सरफेस इंटीग्रेशन। अब बच्चों देखिए, यहां पे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर कॉमन था। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर कॉमन था। यूनिट वेक्टर डॉट ds, ये आपका फ्लक्स हो गया।
1/4πε0 Q/r²। A डॉट बी का फॉर्मूला A B cos 0। पैरेलल है तो 0 लेंगे, अगर पैरेलल नहीं है तो थीटा यूज करेंगे, कोई थीटा डिग्री पे इंक्लाइंड है। 1/4πε0 Q/r²। अब बेटा ध्यान दीजिए, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। ds सरफेस इंटीग्रेशन cos 0 1। 1/4πε0 Q/r²। ds का सरफेस एरिया 4πr²। 4π कट गया, r² कट गया, फॉर्मूला आ गया Q/ε0। तो ये बच्चों गॉस रूल का प्रूफ था। पेपर में 2 नंबर का ये सवाल जनरली आया जाता है। एक बार मैं आपको स्टेटमेंट फिर से बोल रहा हूं। इट स्टेट दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज enclosed in it। टोटल चार्ज enclosed in it। अब बच्चों देखिए, आपको एक सवाल बताने जा रहा हूं। मान लीजिए ये कोई स्फीयर है और इसके कोऑर्डिनेट a,0 है। क्लियर? यहां पर आपने q चार्ज प्लेस कर दिया। अब एक दूसरा स्फीयर है, इसके कोऑर्डिनेट 2a,0 है और यहां पर चार्ज है q। तो एक चार्ज यहां पर प्लेस्ड है और एक चार्ज यहां पर प्लेस्ड है। आपको इस स्फीयर का नाम S1 रख दिया और इस स्फीयर का नाम S2 रख दिया। आपसे क्वेश्चन पूछा गया φS1/φS2 कैलकुलेट करो। तो बच्चों देखो, φS1 कितना होगा? S1 चार्ज, S1 स्फीयर के अंदर कितना चार्ज है? Q/ε0। और φS2 कितना होगा? S2 के अंदर कितना चार्ज है? एक ये Q है और एक ये Q। तो टोटल चार्ज कितना हो गया? 2Q/ε0। तो टोटल चार्ज जो इस गोले के अंदर होगा, उस गोले के अंदर जितना भी चार्ज, चाहे इसमें हो चाहे और कोई गोले, उससे कोई मतलब नहीं। टोटल चार्ज हो गया Q और Q, 2Q। तो φS1/φS2 का रेशियो Q/ε0 2Q/ε0। तो सॉल्व करोगे 1/2 φS1/φS2। बच्चों यहां पर नोट करने की वाली बात और है, ये मैं आपको अलग समझा रहा हूं। अगर मान लीजिए कोई स्फीयर है और इसके अंदर Q चार्ज है और मान लीजिए कोई डायरेक्ट्रिक K प्लेस कर दिया, तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा? Q/K/ε0। K डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। K की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है? डिक्रीज। मान लीजिए कोई स्फीयर था, उसके अंदर हमने पेपर भर दिया, वाटर भर दिया और Q चार्ज रखा था, तो फ्लक्स का फॉर्मूला जो होगा Q/K/ε0। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा? Q/K/ε0। क्लियर बच्चों? अब देखिए, एक नया टॉपिक आपको बताने जा रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट मीटर लॉन्ग स्टेट वाई। बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ है, ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट मीटर लॉन्ग स्टेट वाई। इलेक्ट्रिक फील्ड
ड्यू टू इनफाइनाइट मीटर लॉन्ग स्ट्रेट वायर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ है, 2-3 बार प्रैक्टिस करेगा तो अच्छे से समझ में आएगा। इसमें आपने एक पहले स्ट्रेट वायर लिया, वाई डैश, इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब आपने एक एज्यूम कर रहे हैं हम लोग स्फीयर को, इसे हम लोग नाम देते हैं गॉसियन सरफेस। क्या नाम देते हैं बच्चों? इसका नाम देते हैं गॉसियन सरफेस। इसकी लंबाई है, लेंथ L है, इसकी लेंथ कितनी है? L। इससे R डिस्टेंस पे P कोई पॉइंट है, P पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। OP रेडियस है और ये आपका एक सिलेंडर हमने एज्यूम किया, सिलेंडर एज्यूम किया, टेकिंग OP एज अ रेडियस। OP को रेडियस मान के हमने सिलेंडर एज्यूम किया। इस सिलेंडर का नाम है गॉसियन सरफेस। इसको हम लोग नाम कहते हैं गॉसियन सरफेस। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस चार्ज की वजह से, और सरफेस एरिया इसका इधर होगा, तो ये एंगल कितना है? 90। इस सरफेस पे फ्लक्स निकाल रहे हैं, इसे हम लोग कहेंगे φ1। फिर हम लोग यहां पर निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड E है, सरफेस एरिया D, इस पे φ2, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं E, सरफेस एरिया TS, एंगल है 90, यहां पर φ3। सो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू स्टेट वाई, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। अब बच्चों देखिएगा φ1 की वैल्यू क्या निकालेंगे? E डॉट ds प्लस E डॉट ds, यहां पर निकाली, एक बार φ1 पे लिखी, एक बार इस पे लिखी, प्लस E डॉट ds, एक बार यहां पर। अब इसके लिए देखो एंगल 90 डिग्री है, E ds cos 90। इसके लिए E ds cos 0, और इसके लिए फिर से E ds cos 90। तो खाली फॉर्मूला आया E ds प्लस का। अब बच्चों को गॉस थ्योरम के हिसाब से, गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 टाइम्स टोटल चार्ज E ds। टोटल चार्ज को हमने Q रिप्रेजेंट किया है, E ds की वैल्यू सिलेंडर के लिए 2 pi r L, ds सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, L यहां पर लेंथ ऑफ द सिलेंडर है और R आपका रेडियस है। L आपका लेंथ ऑफ द सिलेंडर है, तो फॉर्मूला आ गया 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन L into 1 by R। If lambda is the linear charge
डेंसिटी, तो लैम्डा बराबर Q अपॉन एल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर। तो बच्चों देखो ध्यान से, ये एक सिलेंडर बनाया हमने। अगर ये हमारा स्ट्रेट बार है, इसको रोटेट करोगे तो रोटेट करने पे क्या बनता है, एक सिलेंडर बनता है। और वो सिलेंडर कैसा होता है, गॉसियन सरफेस। इसको हमने एज्यूम किया है, इसको हमने क्या है, एज्यूम किया। इस पे एक दो एंड होंगे और एक सरफेस होगा। एंड पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दोनों एंड पे निकाला और सरफेस पे निकाला। एंड पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 आ रहा है क्योंकि एंगल 90 डिग्री हो रहा है, और सरफेस पे ई डी एस, मतलब ई डी एस की वैल्यू 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। फॉर्मूला आ गया E is equal to 1 upon 2 pi epsilon naught Q upon L into R। लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी है, लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी फॉर्मूला आ गया। अब बच्चों इसका एक वेक्टर फॉर्म भी देख लीजिए। वेक्टर फॉर्म, इसका ध्यान दीजिएगा। वेक्टर फॉर्म E is equal to 1 upon 2 pi epsilon naught lambda upon r in magnitude। अब इसको वेक्टर में लाने के लिए आपने ऐसे लिखा, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। वेक्टर फॉर्म में लाने के लिए मैग्नीट्यूड को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। इसमें 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 18 इंटू 10 की पावर 9 लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसका मतलब होता है चार्ज इन पर यूनिट लेंथ। चार्ज इन पर यूनिट लेंथ को हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी डिफाइन करते हैं। इसका एक ग्राफ देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का। ई एंड आर आप देखेंगे तो इधर ई रिप्रेजेंट किया है और इधर आर रिप्रेजेंट किया है। आर की वैल्यू बढ़ेगी, आर की वैल्यू बढ़ेगी तो ई की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज करेगी। तो ग्राफ इस टाइप से आएगा। आर की वैल्यू बढ़ेगी, आर की वैल्यू बढ़ेगी तो ई की वैल्यू डिक्रीज करेगी, ग्राफ डिक्रीज करते हुए। दूसरा ग्राफ बच्चों दिखा रहा हूं, ई वर्सेस 1 बाय आर, ई वर्सेस 1 बाय आर, तो ये रिप्रेजेंट करता है ई वर्सेस 1 बाय आर लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये स्लोप है और स्लोप यहां रिप्रेजेंट कर रहा है लीनियर चार्ज डेंसिटी। ई वर्सेस 1 बाय आर, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस 1 बाय आर, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या रिप्रेजेंट करता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो बच्चों मैंने आपको गॉस थ्योरम यहां पर समझाया, एक टॉपिक और समझाया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट मीटर लॉन्ग स्ट्रेट वायर। आप इसको कॉपी पे 2-3 बार अच्छे से लगाइए। 2-3 बार जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको थोड़ा सा याद रहेगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है इस टॉपिक से रिलेटेड तो मुझे मेल करिए या गूगल पे मेरे नंबर दिए हुए हैं, उस पर आप सर्च करके मुझसे कांटेक्ट करिए। थैंक यू बच्चों।